मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। खास करके झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियम सेवा करने के संदर्भ में कुछ मामला आगे बढ़ने की संभावना बनी है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं मनोयोग के साथ, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर है। चाहे 11वें जेपीएससी वाले जो आसान्वित कैंडिडेट हैं, या 14वें वाले हैं, या पहले वाले जितने भी अधिकारीगण हैं, 7वें वाले, सभी के लिए यह एक बहुत ही बेहतर अवसर उपलब्ध होने वाला है, जिसमें जो भी झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होंगे अधिकारी, और सीधे एसडीओ के पद पर जा सकते हैं। इसी पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच यहाँ बहुत ही तीव्रता के साथ गतिशील हैं, और एक दो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन यहाँ राउंडिंग में चलते रहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8-9 महीने यहाँ पर आप समय देंगे संस्थान को, तो निश्चित रूप से आपका चारों पेपर अच्छी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए फिनिश हो जाएगा। जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा की बात है, तो पेपर 2 अब समापन के दौर पर है, फिर से वो स्टार्ट होने वाला है, और यह तब तक आपका चलता रहेगा, बार बार राउंडिंग हो करके, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। अभी 11th जेपीएससी के फ़ी पर ही 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच में एडमिशन हो रहा है, आप ले सकते हैं, और बाद में फ़ी बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावना है। जहाँ तक 14th जेपीएससी फाउंडेशन बैच की सवाल है, तो यहाँ पर कुल 3 बैचेस इसके अंडर में शामिल हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 2 जीएस पेपर उपलब्ध आपको यहाँ पर होंगे। बाहर से कुछ भी पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, और क्लासेस लाइव क्लासेस होंगे, वीडियो भी दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी। मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग बैचेस हैं, एक आपका क्लास और नोट्स के लिए है, दूसरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ उसमें चलता है, और रेगुलर चलता है, कभी नहीं रुकता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज एमसीक्यू के भी टेस्ट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, सारे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप में शामिल हैं। और जो क्लासेस होते हैं यहाँ पर ओनली 4 जीएस पेपर्स के क्लासेस होते हैं, और उसके वीडियो वगैरह भी दिए जाते हैं, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अगर क्लास नोट्स में भी एडमिशन लेते हैं तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको आंसर राइटिंग ग्रुप में अलग से एडमिशन लेना होगा, और आंसर राइटिंग ग्रुप में लिमिटेड सीट्स होते हैं। और वास्तव में जिनका तैयारी नहीं है, जेपीएससी के सिलेबस पूरी तरीके से आपका कवर नहीं है, आप बीपीएससी, एमपीएससी और इधर उधर दौड़ना छोड़िए, और अपने स्टेट की तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या ज़रूरत है कि आपको बहुत नौकरी का ज़रूरत है, इस टाइप का कंसेप्ट कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में आपको परफॉर्म करना होगा, वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा कि आपकी ज़रूरत ज़्यादा थी कि दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा थी। यहाँ इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आपके परफॉर्मेंस से मतलब होता है। अधिकारियों में सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लोग, बहुत सारे कैंडिडेट इस बार 11th के, सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन इमोशन का विशेष कुछ स्थान नहीं होता है। संवेदनशीलता और भावना जो है पूरी तरीके से अलग होता है। प्रोफेशनल बनिए, अपने स्टडी में प्रोफेशनल बनिए। इमोशनल बनने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पास करना है तो आपका सिलेबस फिनिश होना चाहिए, और समय पर फिनिश होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा पास होकर के खुश रहते हैं, हर बार प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, मुख्य परीक्षा में फेल कर जाते हैं, अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़िए, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा देना छोड़ दीजिए। कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं। बुक लिस्ट पूछते रहते हैं। कोई बुक लिस्ट आजकल के सिविल सेवा में नहीं होता है, सब दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बुक आप पढ़ लीजिएगा और वहाँ पर जा कर के आप लिख देंगे। ये सब हुआ करता था 15-20 साल पहले के सिविल सेवा में। अब कोई बुक लिस्ट मैटर नहीं करता है। सिविल सेवा का एटीट्यूड चाहिए आपके आंसर में, वो बुक से नहीं आएगा। क्लियर? बुक लिखने वाले भी तो कोई राइटर हैं। उस राइटर के प्रभाव में आप आकर के किसी उत्तर को लिखेंगे तो उस उत्तर से आप कहाँ से सिविल सेवक बन पाएंगे।
आपका अपना कंसेप्ट होना चाहिए किसी भी घटना को विश्लेषण करने का, समस्या को विश्लेषण करने का। तब आप एक अच्छे सिविल सेवक भविष्य में भी बन पाएंगे, इंटरव्यू बेस्ड दे पाएंगे। अंततः पीटी और मेंस में आपकी सफलता की बेहतर संभावनाएं होंगी। आंसर राइटिंग जो होता है सिविल सेवा का कोर होता है। अगर आंसर राइटिंग में आप पिछड़े हुए हैं, आंसर राइटिंग का आपको आर्ट नहीं आता है, तो सिविल सेवा जो है आपका स्वप्न नहीं दुःस्वप्न बन करके रह जाता है। इसलिए इसको सही समय पर सुधार लीजिए। और जिनको ये लगता है कि काफ़ी लेट हो रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत तरीके से सोचते रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ दो ही चीज़ है, या तो तैयारी छोड़ दीजिए, और तैयारी करना है तो इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। क्लियर? क्योंकि अगर आज चांस आपका है तो ये अनलिमिटेड चांस नहीं है। या तो उम्र की सीमा में आप बंधे हुए हैं, या फिर जो आपके चांसेस हैं वो फिक्स हैं, आईएएस हो, जेपीएससी हो। और एक लंबा प्लान मत बनाइए कि 10, 15, 20 साल या 5-6 साल भी आपका स्टडी करते रहना है। ये सब दिमाग में एकदम नहीं रखिए। आज तैयारी कर रहे हैं 14th जेपीएससी के लिए, अभी समय है, लग जाइए अभी से, ईमानदारी पूर्वक डेडिकेशन के साथ लगते हैं, हो जाएगा। आप ये सोचिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ लेते हैं, फिर मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे और पास कर जाएंगे, तो ये आप अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, बेहतर गाइडेंस में आइए। रेनेसा आईएएस आपको बेहतर गाइडेंस देता है, जुड़िए और अपने समय को बचाइए। समय सबसे बड़ा आपका धन है, ठीक है। और अपने लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करना होगा, है ना, अन्यथा नहीं बनेगा आपका लाइफ बेस्ट। कुछ तो करना होगा इन्वेस्ट, इसका ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, विशेषज्ञों का सहायता लेते हैं, लेकिन अपने कैरियर बनाने की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यह आपके लिए बहुत ही घातक होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और समय बहुत लाइफ में कम होता है, 1-2 साल की प्रिपरेशन काफ़ी होंगे जेपीएससी के लिए, उचित गाइडेंस में पढ़ेंगे तो, अन्यथा फिर लंबा समय भी लग सकता है। सावधानियां रखें, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आपका 14 जेपीएससी का बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। पीटी मेंस, आंसर राइटिंग तीनों चल रहे हैं। 11th जेपीएससी और सीडीपीओ का इंटरव्यू भी यहाँ पर आपका रेगुलर चल रहे हैं। भले ही इंटरव्यू कभी भी हो, लेकिन यहाँ पर रेगुलर करंट मुद्दों पर, झारखंड के मुद्दों पर, नेशनल इंटरनेशनल, बायोडाटा से रिलेटेड, आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हर पहलू की तैयारी यहाँ पर बेहतर तरीके से हो रही है। और निरंतर लाइव क्लासेस भी होते हैं, रिकॉर्डिंग भी दिए जाते हैं। क्लासेस को थोड़ा सा लिमिटेड अभी किया गया है। जैसे ही कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चेयरमैन की नियुक्ति के संदर्भ में आते हैं, फिर से क्लास यहाँ हर दिन आपका कर दिया जाएगा। मॉक इंटरव्यू भी होंगे आफ्टर रिजल्ट। अभी क्लास के दौरान कुछ प्रैक्टिस कराया जाता है, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं जिसका लाभ मिलेगा आपको। तो 11th जेपीएससी या सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए जो भी आशान्वित हैं, इस बैच को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को एक दिशा दें। समय को किल नहीं करना है कि वेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं बिना कुछ किए, कुछ करके वेट कीजिए, है ना, उसका लाभ होगा। इंटरव्यू का ही तैयारी करना है, वही कीजिए। क्लियर? तो ये था आपका इंटरव्यू के संदर्भ में। और इंटरव्यू में सकारात्मक अप्रोच रखिए। कुछ आपका पॉजिटिव कुछ भी आता है अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में, तो फिर से कुछ वीडियो देना मैं प्रारंभ करूंगा। लेकिन रेगुलर क्लास करना है तो आपको पेड बैच तो ज्वाइन करना होगा। आते हैं प्रीमियर सेवा के संदर्भ में। प्रीमियर सेवा जो आपका होता है, अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप झारखंड प्रशासनिक सेवा में नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, तो आपकी नियुक्ति जो है बीडीओ एससीओ के रूप में होती है। बीडीओ के रूप में कब नियुक्ति होगी? जब आपकी सेवा को झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंडर में दे दिया जाएगा तो आप बीडीओ बनेंगे। राजस्व विभाग के अंडर दे दिया जाएगा तो क्या बनेंगे? सीओ बनेंगे। लेकिन ग्रेड पे जो आपका होगा 5400 होगा। बीडीओ या सीओ बनते हैं तो ग्रेड पे कितना होगा? 5400 होगा। क्लियर? जो प्रशासनिक सेवा के रूप में आप नियुक्त हुए हैं ना, ये वास्तव में प्रशासनिक सेवा का पद नहीं होता है। बीडीओ और सीओ जो भारत में चला आ रहा है सिविल सेवा का पदानुक्रम,
आपका अंग्रेजी शासनकाल से, उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। अन्यथा इसका नाम डिप्टी कलेक्टर क्यों होता है? कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का अर्थ जो होता है आपका कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला, राजस्व संग्रहित का निरीक्षण करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, ठीक है। विकास कार्यों का निरीक्षण करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, यानी कि ये आपका कार्यों में इनकी विविधता होती है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की इनको लिमिट कर दिया जाता है ग्रामीण विकास विभाग में दे करके या राजस्व सेवा में दे करके बीडीओ और सीओ को लिमिट कर दिया गया। क्लियर? जबकि इसी भारत में अलग अलग स्टेट्स में, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जो आपके प्रशासनिक सेवा के, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको सीधे एसडीएम बना दिया जाता है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जिसका गठन आपका झारखंड के साथ हुआ था, उनके भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सीधे एसडीएम बना दिया जाता है। क्लियर? लेकिन झारखंड के गठन के 25 वर्ष हो जाने के बावजूद आज तक नहीं हो पाया, जबकि जिस पेरेंट स्टेट से झारखंड अलग हुआ था वहाँ पर भी ये व्यवस्था कर दी गई है। क्लियर? वहाँ पर भी सीधे एसडीओ बन रहे हैं, फिर भी यहाँ नहीं हो पाया है। लेकिन एक प्रयास हाल ही में हुआ था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति के द्वारा इस संदर्भ में कुछ सकारात्मक प्रयास किए गए थे, लेकिन झारखंड के जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संघ है झासा, उसके द्वारा ही इस मैटर पर ऑब्जेक्शन एक तरीके से लगा दिया गया कि नहीं, इस तरीके का जो आप लोग चाह रहे हैं प्रीमियर सेवा को लागू करना, वो हम लोगों को नहीं चाहिए। इस तरीके मीन्स बिहार के तरीके का। क्लियर? बिहार के तरीके का नहीं चाहिए। किसके तरीके का चाहिए? उत्तर प्रदेश के तरीके का, मध्य प्रदेश के तरीके का, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान के तरीके का। क्लियर? वहाँ पर सीधे और एक्यूरेट, किंतु परंतु कुछ नहीं, सीधे एसडीएम बनते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उनको आईएएस अधिकारियों से कम सुविधाएं नहीं दी जाती। उनको बहुत महत्व देती है राज्य सरकार, क्योंकि उनके आयोग, लोकल आयोग के द्वारा वो नियुक्त अधिकारी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर यूपीपीसीएस को क्लियर करते हैं तो शायद डीएसपी को आप नीचे रखेंगे 2 नंबर में, भले ही डीएसपी के आपका बहुत बड़ा ड्रीम हो, उसके योग्य हों शारीरिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, फिर भी उसको सेकंड नंबर में रखिएगा। एसडीएम को पहले रखिएगा कि शायद मिल जाए, है ना। क्योंकि एसडीएम जो होता है वास्तव में वहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वास्तव में एसडीएम के पद पर नियुक्त होते हैं, केवल नाम नहीं है। यहाँ पर जो है आपका सिर्फ नाम है झारखंड प्रशासनिक सेवा, और पूरा बीडीओ सीओ में 20-25 साल या पूरा रिटायरमेंट तक उनको बिताना पड़ता है। और दूसरी ओर अगर आप में डीएसपी की यहाँ पर योग्यता है तो आप क्या करेंगे, डीएसपी को पहले डाल देंगे, उसी आशा में कि आईपीएस बन जाएंगे 10-12 साल में। ठीक है? और इसमें कौन पढ़ने वाला है 20-25 साल तक, वो भी गारंटी नहीं है। वो भी जनरल कैंडिडेट हैं या थोड़ा ज़्यादा उम्र हो गया है तो कोई चांस भी नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में किसी में आते हैं, थोड़ा उम्र कम है, तो चांस है कि 20-25 साल में शायद आईएएस वगैरह बन जाइए, अन्यथा वो भी गारंटी किन्हीं का नहीं। ठीक है? लेकिन अगर प्रीमियर सेवा लागू हो जाता है तो गारंटेड हो जाएगा। और यहाँ के जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के संघ के अधिकारी है वो नहीं चाहते हैं कि प्रीमियर सेवा भी लागू हो और बिहार की तर्ज पर हो, जहाँ पर अधिकारी बहुत खुश नहीं हैं जिस तरीके से उनको डायरेक्ट नियुक्ति अनुमंडल पर लेवल पर किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। ठीक है? होना भी नहीं चाहिए। होना तो चाहिए आपका यूपी एमपी इत्यादि के तर्ज पर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अन्यथा जो है ठीक है। क्लियर? और होना क्यों चाहिए? तो प्रमोशन के लिए होना चाहिए। आईएएस 10 साल से 12 साल में निश्चित रूप से फिर बन जाएंगे। जो भी सिलेक्ट होंगे उनकी संभावनाएं रहेंगी आईएएस या समकक्ष पद पर 10-12 साल में हो जाएंगे। और उस आईएएस पद के लिए जो जो आपका पोस्ट निर्धारित है वहाँ पर वो जा सकते हैं। डीएसपी जो है एसपी के पद पर अगर 10 साल में जा सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं चेंज किया जाना चाहिए। सरकार भी इसके लिए गंभीर है, लेकिन
एमपी यूपी के तर्ज पर होना चाहिए। लाभ क्या होगा? प्रमोशन बहुत जल्द होगा, है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, बीडीओ और सीओ के नए पद क्रिएट होंगे। क्लियर? अगर आपका 264 के आसपास प्रखंड भी है तो समझिए कि 500-600 और पद क्रिएट हो जाएंगे बीडीओ और सीओ के लिए। और उनका ग्रेड पे ज़रूर कम रहेगा 4800, लेकिन जो आज आपका सम्मान है, इज्जत है बीडीओ सीओ का अपने प्रखंड में, उस सम्मान प्रतिष्ठा जो है आपका कहीं से कम नहीं होगा। क्लियर? और जो सबसे बड़ी बात सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कही है कि जो बीडीओ सीओ का पोस्ट होगा उसमें स्थानीय युवाओं को महत्व दिया जाएगा। क्लियर? और जो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट होंगे उसमें भारतवर्ष के जो भी योग्य युवा होंगे, जो 40% ओपन रहता है, उनको भी अवसर मिलेगा। ठीक है, झारखंड के विकास में अपना योगदान दें। लेकिन बीडीओ सीओ के बारे में सरकार ने कहा है कि प्राथमिकता मिलेगी। इसका अर्थ मत समझ लीजिएगा कि रिजर्व हो जाएगा 100%, संवैधानिक रूप से संभव नहीं है ना। और कानून व्यवस्था, जो प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का वर्क होता है, एसडीएम के रूप में नियुक्त होकर के कानून व्यवस्था को देखें तो डिप्टी कलेक्टर अपने उस पद पर जाएंगे और अपने पद के साथ जो है उचित न्याय कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अन्य स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को, अपने आयोग के द्वारा नियुक्त अधिकारियों को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं, सुविधाएं देती हैं, झारखंड सरकार भी अपने अधिकारियों को सुविधाएं और महत्व दे पाएंगी। सुविधाएं जो आज देख रहे हैं बीडीओ सीओ को, उन सुविधाओं में भारी वृद्धि होने की संभावना है अगर प्रीमियर सेवा आपका लागू हो जाता है तो। यानी कि बॉडीगार्ड्स हो गए, आवास हो गए, हर चीज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बस समझ लीजिए कि आईएएस के समकक्ष हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा आपका जो कुछ नुकसान तो होगा, जो एक नए अधिकारी होते हैं उनको अगर स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जाता है बीडीओ सीओ के रूप में, तो बहुत सारे चीज़ों का अनुभव होता है। चूँकि जितना भी आप सिलेबस फिनिश कर लीजिए और ट्रेनिंग कर लीजिए स्काइपा में, असली ट्रेनिंग होता है आपका ऑन ग्राउंड, आपके प्रखंड में, आपके ज़िला में। ठीक है? और एक आलोचक यह कह सकते हैं कि नहीं, कुछ दिनों तक वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा बीडीओ सीओ के रूप में, लेकिन कुछ दिनों का नियुक्त होना, 4-5 साल का नियुक्त होना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है? लेकिन फिर भी प्रीमियर सेवा लागू करना कहीं से गलत नहीं है। बीडीओ और सीओ के लिए अगर ये पोस्ट है ही नहीं डिप्टी कलेक्टर का, एसडीएम के लिए अगर पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर का अर्थ क्या होता है? आफ्टर कलेक्टर। डिप्टी कमिश्नर जैसे होते हैं आफ्टर कमिश्नर तो डीसी बन गए, डिप्टी कलेक्टर आफ्टर कलेक्टर, तो उनको तो अनुमंडल में न रहना चाहिए। एक गैपिंग क्यों? डीएसपी जैसे आफ्टर एसपी तो अनुमंडल में होते हैं। ठीक है? डिप्टी एसपी जो है अनुमंडल में रहते हैं, उनको तो प्रखंड में थाना प्रभारी बनाकर नहीं भेजा जाता है। क्लियर? किसी थाना का थाना हेड बना करके भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इन्हें क्यों भेजा जाता है प्रखंड में? अनुभव आपका उस लेवल पर होना चाहिए, एसडीएम लेवल पर होना चाहिए। 1-2 साल जो भी प्रोबेशन पीरियड होता है होना चाहिए। और युवाओं को अगर बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा उनके सीनियर अधिकारियों के द्वारा, तो बहुत जल्द ही वो किसी भी जिम्मेदारी को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसलिए जो सकारात्मक तत्व है यहाँ पर ज़्यादा आपका प्रभावी दिख रहा है, इफेक्टिव दिख रहा है। इसलिए हर दृष्टि से यह उचित है इसे जितना जल्द हो सके प्रीमियर सेवा के रूप में घोषित किया जाए, और बिहार के तर्ज पर नहीं हो, यूपी या एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान इत्यादि के तर्ज पर हो, ताकि जो भी अन्याय हो रहा है बिहार झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ पिछले 25 वर्षों से, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जा सके। क्लियर? इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना था। और अध्यक्ष की नियुक्ति की जहाँ तक बात है तो इंतज़ार कीजिए, है ना, वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। जेपीएससी भी कुछ नहीं कर सकता है अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना, और जेपीएससी पर जितना दबाव डालिए उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वह तो नियुक्त नहीं कर सकता है। नियुक्त करना है सरकार को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री को,
और मुख्यमंत्री ही जानते हैं कि कब नियुक्त होगा, उसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। नियुक्ति तो करना ही पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि कहा जाता है ना कि सर से ऊपर जा चुका है पानी। 6 महीना हो चुके हैं, रिजल्ट तैयार है, लेकिन इंटरव्यू के वेट में आप लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वेट करने का अर्थ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जेपीएससी के विरुद्ध अनावश्यक रूप से आलोचना करने में समय बिता रहे हैं। कोई लाभ नहीं है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो अनावश्यक आलोचना से बचिए, स्वस्थ आलोचना कीजिए, क्लियर, जिसमें समाधान भी देखना चाहिए, सकारात्मक आलोचना होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द ही आपका जो सूर्य पर बादल आपका छाया हुआ है वो आपका समाप्त होगा। आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, क्लियर, और आपके इंटरव्यू भी शुरू होंगे। जिन्होंने भी अच्छा एग्ज़ाम दिया है पॉजिटिव रहिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। 14 जेपीएससी फाउंडेशन बैच में जिनको भी जुड़ना है 9661163344 पर मैसेज कर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस वहाँ रेगुलर चलते हैं और चलते रहेंगे, और जेपीएससी के ही चल रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट।